हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। और हम इसके बारे में बात करेंगे आज हाइड्राइड्स के ऊपर। बच्चों, हाइड्राइड्स क्या हैं? जहाँ पर भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हाइड्राइड्स की। लाइक वी हैव NH3, like we have water. These are the hydrides. The water is not the hydride, water is the oxide of hydrogen. So hydride जिसमें अमोनिया को हम कहेंगे it is +3 and this is -1. आप देखेंगे हाइड्राइड में हमारे पास हैं कुछ और एग्जाम्पल्स लाइक लिथियम हाइड्राइड, NaHCaH2। इसमें क्या है? लिथियम की +1, हाइड्रोजन -1, +1 -1, +2 -1। तो जहाँ भी आपको हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मिल जाते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्राइड। इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखें बच्चों तो हम क्या कहेंगे? E and the hydrogen with X means where E stands for any metal और any element you can say, क्योंकि हमारे पास नॉन मेटल्स भी आएंगे। इट कैन बी अ मेटल, इट कैन बी अ नॉन मेटल, को कोई भी एलिमेंट हो सकता है। उसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मेटल। मगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं या तो इस फॉर्म में मिलते हैं या हमें कह सकते हैं EMHN, वेयर M और N जो हैं दीज आर दी डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक रेशियोज कह सकते हैं आप इसको। फॉर एग्जाम्पल B2H6, यहाँ पे क्या है? देखो, E स्टैंड्स फॉर B एंड H तो हमारे पास है ही। M की वैल्यू क्या है? 2, N की वैल्यू क्या है? 6। इट इज़ अ डाइमर ऑफ बोरोन हाइड्राइड। करेक्ट। इन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्या हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, इनके इम्पोर्टेंस क्या है। ज़रा देखते हैं हाइड्राइड्स क्या हैं बच्चों। हाइड्राइड्स जो होते हैं दे कैन बी मेटालिक। हाइड्राइड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इनफैक्ट। These are actually the binary compounds. Why we are saying binary compounds? Because एक एलिमेंट होगा और दूसरा हाइड्रोजन होगा। सो दो तरह के एलिमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग दीज आर दी बाइनरी कंपाउंड्स कॉल्ड एज हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट reacts with all elements except noble gases. अब नोबल गैसेस के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है ये हमें पता है, बिकॉज नोबल गैसेस खुद ही इनर्ट होती हैं, दे डू नॉट रिएक्ट। ठीक, इसी वजह से हम लोग नोबल गैसेस के साथ कोई भी हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं देखेंगे। हाइड्राइड्स हमारे पास 3 तरह के हैं। वन इज कॉल्ड एज आयनिक, अनदर वन इज कॉल्ड एज कोवलेंट एंड थर्ड वन इज मेटालिक। मेटल से ही बनते हैं लेकिन they are the non-stoichiometric coefficients. They are the non-stoichiometric, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स या वो हाइड्राइड्स होंगे विच इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमें मालूम है किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए कांस्टेंट प्रोपोर्शन चाहिए होता है, ये नहीं फॉलो करेंगे। एंड दीज काइंड ऑफ हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। Right? Ionic hydrides, they are also called as saline hydrides क्योंकि ये salts बना रहे हैं। और salts का काम क्या है? ये saline कौन से होंगे? आयनिक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे by the formation of ions. कोवलेंट जितने भी होंगे they are also called as molecular hydrides. Right? आयनिक हाइड्राइड में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि मेटल्स। और कोवलेंट बॉन्ड्स में मोस्टली आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि नॉन मेटल्स। मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्टली, नॉट ऑलवेज। ठीक है। और मेटालिक या नॉन स्टैइकोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल में आपको मिलेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। यूजुअली आपको इन्हीं के साथ ये 3 तरह के
हाइड्राइड्स मिलते हैं। तो चलो वन बाय वन देखते हैं इनको। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपन आयनिक हाइड्राइड, जिसे हम क्या कहते हैं साथ में, सेलाइन हाइड्राइड। Why so? Because they are salt like and they are also the stoichiometric हेलाइड्स। इसका मतलब आयनिक और कोवलेंट ये दोनों कैसे हैं, दे आर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनके रहते हैं। ये दोनों के दोनों स्टॉकियोमेट्रिक है और ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक है। इसमें कोई रेशो फॉलो नहीं करता, लेकिन वो बाकी दोनों आयनिक हो या कोवलेंट हो, दोनों में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो होता है। सो आयनिक के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो दैट मोस्टली these hydrides are formed by or formed with S block elements. करेक्ट। और S ब्लॉक दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखे तो वो लीस्ट है, मगर इन सब से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मेटल्स तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो ड्यू टू difference in electronegativity, these usually form ionic hydride. However, the lighter elements like lithium, beryllium, magnesium, because of small atomic size, shows कोवलेंट कैरेक्टर। होते हैं आयनिक ही हैं, लेकिन में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। सो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक याद हो तो हमने वहाँ पढ़ा था, नो प्योर बॉन्ड इज़ अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड और अ आयनिक बॉन्ड। सभी में किसी में कोई कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, किसी में आयनिक ज़्यादा होता है। सो लिथियम वाले मॉलिक्यूल जो बनते हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं, दे हैव मोर कोवलेंट एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द एस ब्लॉक। जैसे आप देखेंगे लिथियम हाइड्राइड, we have beryllium hydride, we have magnesium hydride, right? So ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर कोवलेंट करेक्टर हमें मिलता है। ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आयनिक इन नेचर। और जितने भी आपके ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें अगर हम BeH2 का और MgH2 का देखें, सो इट इज़ एक्चुअली अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमर बनते हैं बेसिकली, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल, ये कनेक्ट होता चला जाता है अपने आप के साथ, एंड दे कीप ऑन फॉर्मिंग अ चेन सॉर्ट ऑफ टू फॉर्म अ पॉलीमर। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैसे मिलते हैं, अगर इनका फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर दोनों को ही चेक करना चाहें तो भी देख सकते हैं। नाउ दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये आप समझ सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, दैट इज वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2, सिंस दे आर मेटालिक एलिमेंट्स, आयनिक हाइड्राइड होते हुए भी मेटल ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई दे आर लस्ट्रस। नंबर 3, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट नहीं है, सो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, in both form, that is molten and in case of aqueous, correct? Solid में नहीं देंगे, not in solid state, correct? इनके जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं, दे आर क्रिस्टलाइन, दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टल्स होते हैं इनके, दे हैव क्रिस्टलाइन लैटिस। इनके जो क्रिस्टल्स हैं, दे आर वेरी शाइनी, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है जी।
क्योंकि ये क्रिस्टल है, लाइक NaCl होता है, क्रिस्टल होती है, कंडक्टिंग नहीं होता सॉलिड स्टेट के अंदर। लेकिन अगर वही आप एक्वस में ले आओ या मोल्टन में ले आओ तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखना चाहें बच्चों, तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज़्यादा छोटा एटम होगा मेटल का, ठीक है, कटायन का इंपॉर्टेंट क्या है, कटायन, क्योंकि हाइड्रोजन तो कॉमन होगा सब में। तो जिसका जितना छोटा साइज होगा कटायन का, उतना ही ज़्यादा वो थर्मली स्टेबल होगा। कारण, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना छोटा कटायन होगा न्यूक्लियस के आसपास होंगे और उतनी ज़्यादा वो हाइड्रोजन को बाइंड कर लेंगे। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट कंपाउंड, राइट। आप नोट कर लें। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक वी हैव लिथियम हाइड्राइड, वी हैव सोडियम हाइड्राइड एंड पोटाशियम हाइड्राइड। तो इन सब के अंदर देखो हाइड्राइड तो कॉमन है, तो थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए व्हाट आई हैव टू लुक एट, आई हैव टू लुक एट द कटायन पार्ट। सो अगर आप यहाँ कटायन देखोगे, सो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। और हमने क्या बोला, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। सो हम समझ ही गए हैं कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा। वी विल से दैट लिथियम हाइड्राइड is more stable than sodium hydride, is more stable than potassium hydride, right? So this is the thermal stability order of S block elements having the hydrides. So the hydrides of S block element group 1, अगर उनका thermal stability order देना है तो I have to compare the atomic sizes. दूसरी चीज़, अगर आप दो हाइड्रोजन के आयन्स को मेल्ट करते हो तो एनोड के ऊपर क्या मिलेगा आपको, वाई वी आर सेइंग मेल्ट, क्योंकि ये आयन्स आपको मेल्ट फॉर्म में ही मिलेंगे, हाइड्राइड आयन है। लेट अस से वी हैव लिथियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, तो एनोड के ऊपर आप देखोगे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट। ऐसा क्यों, देखिए एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। सो विच आयन शुड गो टू एनोड, पक्की बात है एट एनोड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दोनों के दोनों हाइड्राइड आयन आएंगे, दे विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक। सिंस दे आर गोइंग टू लूज, ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन। सिमिलरली देखिए, इफ वी हैव NaH और उसको हमने एक्वस कंडीशन में ले आए, पानी की वजह से वो एक्वस हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखिए एट एनोड, क्या जाएगा, हाइड्राइड आयन, 2 हाइड्राइड आयन गए, will lose 2 electron to produce hydrogen gas is liberated. At cathode, cathode is negatively charged, इसके पास क्या आएगा, सोडियम के आयन आएंगे, पहुंचेंगे, will gain 1 electron to produce Na। अभी Na सॉलिड का तो कोई फायदा नहीं, so what is going to happen, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन भी तो बच गए। so OH नेगेटिव आयन will together form Na पॉजिटिव के साथ, OH नेगेटिव कंबाइन करेगा, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाह रहा है वो OH इसके साथ बैलेंस कर देगा। OH इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सोडियम को, वो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, OH दे रहा है। सो OH इज गोइंग टू गिव एंड फॉर्म NaOH एक्वस। सो वो सॉल्यूशन में NaOH छोड़ देंगे, हाइड्रोजन गैस एनोड पे लिबरेट हो जाएगी, राइट। मगर इन हाइड्राइड्स की जब भी रिएक्शन पानी के साथ होती है, हाइड्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस obviously with water reacts violently, बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी को लिबरेट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, कंबस्टिबल गैस है। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी विल बी लिबरेटेड। सो दिस इज वाई इट इज़ द वेरी एक्सप्लोजिव और द वायलेंट रिएक्शन, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, मैंने आपको क्या बताया, छोटे एलिमेंट्स जितने भी हैं उनका एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से दे आर क्वाइट स्टेबल। सो लिथियम हाइड्राइड जो है बीइंग मोर स्टेबल, खुद तो टूटेगा ही नहीं,
एट मॉडरेट टेम्परेचर। हाँ, किसी चीज़ को तोड़ना है, एनर्जी ज़्यादा लगाइए तो टूट जाएगा। लेकिन अगर हम मॉडरेट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो लिथियम हाइड्राइड इज क्वाइट स्टेबल एट मॉडरेट टेम्परेचर और द रूम टेम्परेचर, सो इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर हाइड्राइड्स। कैसे? खुद तो टूटेगा नहीं, किसी और को भी साथ में ले लेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो छोटा है और नज़दीक है एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के, तो चीज़ें बाइंड कर सकता है। सो देखिए क्या होगा, लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो ये क्या बना देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्लस इट इज गोइंग टू फॉर्म लिथियम क्लोराइड एंड दिस लिथियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या नाम है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, lithium aluminium hydride. Now lithium aluminium hydride is the strongest reducing agent in entire chemistry. याद रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री में ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड ऑल द टाइम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह मैं यूज़ कर लूँ बोरोन हाइड्राइड, ठीक, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनाएगा, लिथियम बोरोन हाइड्राइड। क्या बनाइए, लिथियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम बोरोन हाइड्राइड, राइट, ऑब्वियसली विद लिथियम। अच्छा, मज़ेदार बात देखो, यहाँ पे क्लोरीन तो है नहीं है, तो कंपाउंड ही पूरा यही बन जाएगा, लिथियम बोरोन हाइड्राइड ही बन जाएगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को और लिथियम बोरोन हाइड्राइड को, तो याद रखिएगा that lithium aluminum hydride is the stronger reducing agent, because I told you it is the strongest reducing agent in entire chemistry. The strongest reducing agent is formed from the lithium hydride, which is an ionic hydride or the saline hydride or the stoichiometric hydride, right? अब इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं आगे कोवलेंट हाइड्राइड्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कोवलेंट और दी मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज आप देखते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की, सो यू विल से दैट मोस्ट ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड between p block elements, between p block elements and hydrogen, right? जैसे मीथेन हाइड्रोकार्बन्स है, अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये सब के सब कैसे हैं, दीज आर दी हाइड्राइड्स विच आर कोवलेंट इन नेचर। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 ही हो, इट कैन बी +1, और यहाँ सब में +1 ही है, +1 +1 +1 +1। रीज़न बिहाइंड, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन। अगर आपको याद है, आई टोल्ड यू FON ClBr ISC PH। सो यहाँ देखिए सारे एलिमेंट्स आपके आ गए, FON एंड कार्बन all are more electronegative than hydrogen. That is why hydrogen is going to have +1 oxidation state in molecular hydride. Point to be noted, in molecular hydride hydrogen is going to have +1 oxidation state, right? आप नोट कर लीजिए। Now these covalent hydrides, they are volatile in nature. Volatile in nature का मतलब क्या है, हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड्स पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
दोनों ही लो होंगे, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इज कोवलेंट बॉन्ड इज लेस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, है ना। हमें मालूम है कि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, पोलैरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए धड़ से टूट जाती हैं। सो दीज आर वॉलेटाइल इन नेचर। अब ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हमारे पास बच्चों तीन तरह के होते हैं। पहले होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरे आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और तीसरे आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेस, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दे आर यूजुअली फॉर्म बाय ग्रुप 13, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज दे आर फॉर्म बाय ग्रुप 14, और इलेक्ट्रॉन एक्सेस बाय ग्रुप 15 to 17, यानी 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, ठीक। मोस्ट ऑफ द टाइम आप बोरोन और एल्यूमिनियम के साथ ही ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें देखोगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बोरोन हाइड्राइड, वी हैव एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाउ व्हाट आर दीज टू? दीज आर द डायमर्स, दीज आर द डायमर्स ऑफ, ये है BH3 का डायमर और ये है AlH3 का डायमर। डायमर मतलब जहाँ पे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे बोरोन हाइड्राइड का स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज बोरोन हाइड्राइड का मतलब 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या ये बोरोन की ऑक्टेट पूरी है? नहीं ना पूरी, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 होने कितने चाहिए थे? 8। सो इसका मतलब बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, राइट। सो विल बिहेव एज लुईस एसिड। हमें पता है लुईस एसिड क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड्स या वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, विच आर गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दिस इज एन लुईस एसिड। सिमिलरली Al2H6 इज ऑल्सो अ लुईस एसिड, ठीक है। फॉर द सेम रीजन इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इज दैट ओके? और इसी वजह से मैक्सिमम आपको ग्रुप 13 के एलिमेंट जितने भी मिलेंगे जो हाइड्राइड बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट इट इज मोस्टली शोन बाय ग्रुप 13, ठीक। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में देखिए लाइक कार्बन का है, सिलिकॉन का है। ना इसमें क्या हो रहा है? नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल। ऑक्टेट कितना है इसका? कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो ऑक्टेट इज कंप्लीट, राइट। सो सच हाइड्राइड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इज दैट ओके? और ये मोस्टली आपको ग्रुप 14 के ही देंगे इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स, क्योंकि वो 4, क्योंकि हाइड्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? 1। कार्बन कितने बना सकता है? बॉन्ड 4। तो इसीलिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये आपको कैसी बना के देंगे हाइड्राइड? ये आपको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बनाएंगे, राइट। नाउ लेट अस लुक एट इलेक्ट्रॉन एक्सेस, लाइक यू हैव NH3, PH3, H2O। अब इनमें देखो क्या हो रहा है, दे आर नॉट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेस। देखो कैसे, अमोनिया का स्ट्रक्चर 1 2 3 with a lone pair. Similarly, phosphorus is also going to have a lone pair. Now look at water. You have oxygen, hydrogen and hydrogen with 2 lone pair, correct? So it means they have excess number of the electrons available with them. यानी freely available electron जो कि bind कर सकते हैं या ये किसी को donate कर सकते हैं. Now these pi electrons or the lone pairs
कैन बी डोनेटेड टू फॉर्म डेटिव बॉन्ड. कैसे शो करते हैं डेटिव बॉन्ड? एक एरो से शो करते हैं हम लोग, है ना. सो इसीलिए दीज स्पीशीज आर कॉल्ड एज, और दीज कंपाउंड्स और दीज स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेस कोवलेंट हाइड्राइड्स. कोवलेंट हाइड्राइड्स, क्योंकि आप देख रहे हो ये सारी बॉन्ड कैसी हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. ठीक, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो आप देखो 15, 16, 17, चलो 17 का भी देख लेते हैं. HCl को देखो. ठीक, HCl ने एक बॉन्ड बनाई है. सो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 लोन पेयर पड़े हैं उसके पास अभी भी. सो ये भी इन्हीं में चला जाएगा. नाउ जिनके पास डेटिव बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो या लोन पेयर हो, उसे हम क्या कहते हैं? लुईस बेस. लुईस बेस क्या होते हैं? दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए जितने भी 15, 16, 17 के हाइड्राइड हैं, दे आर ऑल द लुईस बेसिस. आप नोट कर लीजिए. और यहीं से देखो, क्योंकि इनके पास देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सब के सब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है ना. सबके पास लोन पेयर पड़े होते हैं. देखो, सो नाउ बिकॉज ऑफ बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, highly electronegative and availability of lone pairs, these elements form हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाते हैं. तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा इनके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं. एज अ रिजल्ट दे आर गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट. जैसे आपने देखा होगा, आप ये कह सकते हो एज अ रिजल्ट दीज एलिमेंट्स दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशली इन हाइड्राइड स्ट्रक्चर, इन हाइड्राइड्स. जैसे आपको अगर याद हो, वाटर का स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक डेटिव बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना लेता है हाइड्रोजन, है ना. ये वाला भी देखिए किसी और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. ये वाला भी किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा. सो दिस इज़ व्हाट वी ऑलवेज से, कि ये देखो ये हाइड्रोजन आया किसी और के साथ, इसने भी बॉन्ड बनाई. ये ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, इसने ही बॉन्ड बना दी. राइट. सो इस तरह से हमारी बॉन्डिंग बन रही थी पानी के मॉलिक्यूल में. सो यू कैन रिमेंबर वन थिंग, दैट हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन? बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव and they have the lone pairs to form the bonds, right? Let's look at this question. Would you expect the hydrides of nitrogen, oxygen and fluorine to have lower boiling points than the hydrides of their subsequent group members? क्या लगता है, इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़रा सोचिए, ध्यान रखिएगा. ये वो एलिमेंट्स हैं जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसीलिए वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. ठीक है. सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन द हाइड्राइड्स ऑफ देयर सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर्स. ठीक. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेटालिक और द नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. बच्चों पहली चीज़ समझिए कि इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है. मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है, एक कंपाउंड है, उसके कुछ क्रिस्टल्स हैं. ये देखिए, ये मेरे पास, चलो मेटल मान लेते हैं, छोड़ो क्रिस्टल को, ये मेटल है. ठीक है. मान लो कि ये आपके पास हो गया टाइटेनियम. ये टाइटेनियम मेटल के एलिमेंट्स, एटम्स ऐसे पड़े हैं.
ठीक, let us say these are the titanium with atomic number 22. Now can you look at these spaces? राइट, ये जो स्पेसेस हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस. ठीक, जब हाइड्रोजन इन स्पेसेस में आके बैठ जाता है, ध्यान से सुनो, जब हाइड्रोजन इन प्लेसेस में आके बैठता है तो हम उसे बोल देते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. देखो, हाइड्रोजन कभी यहाँ कहीं यहाँ, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हुआ, जितना भी था वो आके बैठ गया. ये ज़रूरी नहीं कि सारा ही बैठ जाए, ठीक है. सो यहाँ पे इसकी कोई स्ट्रिक्ट हमारे पास कॉम्पोजिशन नहीं है कि इतने एटम में इतने ही हाइड्रोजन आएंगे. ये मर्जी है नेचर की, कितने इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है. इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशोज, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय F and D ब्लॉक एलिमेंट्स. F और D ब्लॉक के एलिमेंट्स में स्पेसेस बच जाती हैं, दे आर नॉट वेरी टाइटली बाउंड. इस वजह से इन स्पेसेस के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है. हाइड्रोजन के आने की वजह से देखो बॉन्ड स्ट्रांग बन रही है, जगह ऑक्यूपाई हो रही है, वॉल्यूम कम हो गया, मास बढ़ गया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डेंसिटी विल इंक्रीज. डेंसिटी ऑफ सच हाइड्राइड्स इज मोर देन द क्रिस्टल ऑफ पेरेंट एलिमेंट. पक्की बात है. अकेला होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही ले रहे हैं लेकिन मास कम है. लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन घुसा हुआ होगा तो भारी हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी. लाइक वी हैव लैंथेनियम के साथ भी बनाता है. लैंथेनियम इज एन F ब्लॉक एलिमेंट. इसकी रेशो है, आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है, देखनी है, ठीक है. सिमिलरली निकल के साथ देखिए, निकल के साथ 0.6 to 0.7 बहुत थोड़ा अमाउंट है. और देखो वी हैव विद जिरकॉनियम हाइड्राइड बना रहा है 1.75 तक. तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ये सारी चीज़ें बनाते हैं. निकल के साथ इसकी फॉर्मेशन होती है, अपने ग्रुप में सबसे कम होती है, ठीक है. सो यूजुअली आई एम सेइंग, यूजुअली ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8 एंड ग्रुप नंबर 9, दैट इज ग्रुप नंबर 7, 8 and 9. इसका मतलब एटॉमिक नंबर 25, 26 and 27, they will not form हाइड्राइड्स. जैसे 25 किसका है? मैग्नीज. 26 आयरन. 27 कोबाल्ट. These are not going to form तो आप देखोगे बड़ी सारी रिएक्शंस के अंदर हम निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम इनको यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज दे ऑल आर गोइंग टू फॉल इनटू द सेम ग्रुप. और ग्रुप नंबर 27, 8 और 9 ये नहीं पार्टिसिपेट करते. अगर आपको ध्यान रहे तो चलिए आपको एक सीक्वेंस बताते हैं. एटॉमिक नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 29 and 30. So 19 is calcium, potassium, 20 is calcium. So ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3. ठीक, 3 में है स्केंडियम. ग्रुप नंबर 4 टाइटेनियम. ग्रुप नंबर 5 क्रोमियम, वैनेडियम. और ग्रुप नंबर 6 इज क्रोमियम. ग्रुप नंबर 7 मैग्नीज. तो देखिए आ गया ग्रुप नंबर 7 विद एटॉमिक नंबर 25. ग्रुप नंबर 8 is iron. Group number 9 is cobalt. Group number 10 is nickel. 11 is copper and 12 is zinc. तो बच्चों यहाँ पे आपको ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं या ये 3 ग्रुप जो हैं ये आपको इंटरस्टिशियल हाइलाइट्स नहीं देते, लेकिन आपको ग्रुप नंबर 3 से लेके 4 तक, 6 तक और फिर 10, 11, 12 ये दोनों के दोनों आपको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाएंगे. ठीक है जी.
इवन क्रोमियम के अगर हम ग्रुप देखें, क्रोमियम के अंदर भी सिर्फ क्रोमियम, ओनली क्रोमियम इज गोइंग टू फॉर्म हाइड्राइड। बाकी के एलिमेंट्स जो हैं इस ग्रुप के अंदर वो हाइड्राइड नहीं बनाएंगे। सो इसका मतलब हमारे पास बच्चे कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, निकल, कॉपर, जिंक, यानी कि ये वाले ग्रुप्स इन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाएंगे, बाकी कोई नहीं बनाएगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को। अब देखो इसमें भले ही हाइड्राइड आ गया लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहा है, सो दे विल बी लस्ट्रस एज वेल एज दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी, ठीक है, कंडक्टिविटी वैसी की वैसी रहेगी, लस्ट्रस भी रहेगा। हाँ एक चीज़ और है, इनकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, एंड दीज हाइड्राइड्स डिसओबे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और प्रपोर्शन, दे डू नॉट फॉलो इट, राइट। अब तीसरी दो चीज़ें आपको और समझनी है यहाँ पे। एक समझिए आप एडजॉर्प्शन, और दूसरा समझिए आप एब्जॉर्प्शन। बच्चों दोनों में बहुत फ़र्क है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, कोई भी सरफेस होता है उसके ऊपर कुछ भी चिपक जाना, सरफेस के ऊपर ही, ये सरफेस है इसके ऊपर कुछ भी स्टिक कर जाना, ठीक। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके अंदर घुस जाना, टू एंटर बियॉन्ड सरफेस। सो अगर ये सरफेस है तो आपका जो एडजॉर्बेट है it is going to enter the surface, enter into the substance, like sponge, right। स्पॉन्ज के अंदर पानी घुस जाता है, वाटर इन स्पॉन्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ग्लू ऑन पेपर इज एडजॉर्प्शन। इवन आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप क्रेयॉन्स करते हो, क्रेयॉन्स जो होते हैं दे आर एडजॉर्ब्ड ऑन पेपर, एब्जॉर्ब नहीं होते, एडजॉर्ब्ड ऑन पेपर। तो हम इसे क्या लिखते हैं, ऑन पेपर। वाटर को क्या किया, इन स्पॉन्ज। सो इन जो है वो है एब्जॉर्प्शन और जो ऑन है वो है एडजॉर्प्शन। तो इंटरस्टिशियल जो ये आपके हाइड्राइड्स हैं, they are not going to absorb hydrogen, they are going to adsorb hydrogen, right। so इसके अंदर भी हम देखते हैं कि जब ये हाइड्रोजन इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में घुस जाता है तो अर्लियर इट वाज एक्सपेक्टेड एंड इट वाज नोन दैट it do not change it does not change the structure of the crystal, structure of parent crystal, but it is not always true। वो चेंज कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच हाइड्रोजन हैज़ बिन फिल्ड इनटू दोज स्पेसेस, राइट। अब इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। और यही एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी of interstitial hydrides is used in various chemical reactions. In various chemical reactions because they are used as catalysts. सो अगर आपको याद हो तो हमने जब नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस किया था इन हेबर्स प्रोसेस, तो हमने क्या कहा था, आयरन और मॉलीबेंडम की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, हमने बनाया था अमोनिया गैस। देखो हाइड्रोजन को ये आयरन और मॉलीबेंडम हाई प्रेशर पे हुई थी, ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे एडजॉर्ब कर लेते हैं और एडजॉर्ब करके अमोनिया के फॉर्मेशन को
फास्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, ये है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आयरन आया, एक क्रिस्टल आई आयरन की, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ आयरन के साथ कौन था? हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड थी। ठीक, अब ये नज़दीक नज़दीक आ गए एंड दीज विल बिकम वेरी क्लोज टू द नाइट्रोजन। एज अ रिजल्ट इस रिएक्शन को ये फास्ट कर देते हैं टू फॉर्म अमोनिया। सो द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर। और कैटलिस्ट का यही काम होता है। कैटलिस्ट हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर ड्यू टू कैटलिस्ट। ये आयरन भी हो सकता है या मॉलिबेंडम भी हो सकता है। सिमिलरली आप एक और रिएक्शन देखते हैं दैट ये आपने क्लास 10th में भी किया है। कोई भी एल्कीन लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। आपको याद होगा क्लास 10 में, तो हमने क्या कहा था? इट विल बिकम एल्केन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो helped by the catalyst nickel, platinum and palladium. All these three elements are the D block elements and they are going to form interstitial hydrides. They form interstitial hydrides and increases rate of reaction. इसीलिए इनकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है और एल्केन्स जल्दी बन जाते हैं। लास्टली इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों। सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइक प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये कोई स्टॉक्योमेट्रिक तो है नहीं, ठूस ठूस का जितना भर सकेंगे वो भर लेंगे। सो कुछ एलिमेंट्स के पास हाइड्रोजन को स्टोर करने की जगह ज़्यादा होती है। सो दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट और लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड सो आर यूज्ड एज स्टोरेज हाउस ऑफ हाइड्रोजन। और इसका फ्यूचर यूज़ क्या है? Because of this, they can act as hydrogen storage and source of energy, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल गैस है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपकी हाइड्रोजन इकोनॉमी। आगे आगे आपको पता है, instead of using fossil fuels, we are trying to make engines that can use hydrogen as a fuel, so that जब वो combustion होगी तो क्या रिलीज करेगा? पानी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाएगा? पानी। सो इट इज़ गोइंग टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। सो उसके ऊपर बेस्ड है, इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, उनका क्या फ़ायदा होता है, राइट? सो लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम नंबर 9.3. Can phosphorus with outer electronic configuration 3s2 3p3 form pH5? pH5 का मतलब है कि phosphorus is in the oxidation state of +5, माने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पहली चीज़ आप देखो, इट इज़ दी स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ऑर्बिटल, p3 है। ठीक है, पहली बात तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी एज कम्पेयर टू एनी अदर एलिमेंट इन दी पीरियड उस समय। सो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। सेकेंड थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपकी कंपैरेटिवली हायर होगी, बट इट इज़ ईजी टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन्स। बट 3 के बाद इट हैज़ टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द s ऑर्बिटल विच इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी हाई, बिकॉज एक तो ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, न्यूक्लियस इज गोइंग टू टाइटली होल्ड दिस s इलेक्ट्रॉन्स एंड देन fully filled s orbital है, so it is going to have a very high ionization energy. So it is not possible for the hydrogen to get the highest oxidation state of phosphorus, क्योंकि हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, रादर इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, तो इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट ही नहीं होने देगा। ठीक है जी। सो आप ये कह सकते हो
कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज़ वेरी लेस टू एग्जिबिट द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस. सो आज के लिए हम रुकते हैं यहीं पर. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट वाटर. सो टिल देन, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग. गुड बाय.